ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू एक्चुअली में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आई मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट इज द मॉनेटरी प्रोसेस, मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस मैकेनिज्म। नो डाउट इतनी डिटेल में आपको एसीसीए, कैप्लन और बीबीबी में मेंशन नहीं है, बट माय पॉइंट इज कि आप थोड़ा सा आसपास की चीजें भी समझ लेंगे तो यू कैन इजिली से दैट दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड दिस इज फिजिकल पॉलिसी। आई हैव नॉट डिस्कस फिजिकल पॉलिसी, बट मैंने जान के मॉनेटरी पॉलिसी में 2 3 4 लेक्चर्स डिटेल्ड में आई हैव गिवन यू द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू मॉनेटरी पॉलिसी। बेटे मैं चाहता तो एक लेक्चर में भी कंक्लूड कर सकता था, लेकिन आपका भला थोड़ी था उसमें। आप कुछ लॉजिकली सोचिए। मैं आपको कुछ ज्यादा देने की कोशिश करता हूं, कुछ कम देने की कोशिश नहीं कर रहा। आपको कुछ मैं और दे रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये इसकी बातें, ये इसको प्रोसेस को देखना है। दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस एंड दीज आर द टूल्स एंड दीज आर द इम्पैक्ट्स। तो आपको यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। जल्दी से रजिस्टर ओपन करेंगे। मुझे मालूम है कि लास्ट लेक्चर्स में आपने कुछ नोट नहीं किया इतना। बेटे नोट नहीं करेंगे तो आप अपना लॉस कर रहे हैं, मेरा कोई भी लॉस नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी को एक बार कंक्लूड कर रहा हूं आपके सामने। जस्ट आई वांट टू कंक्लूड कि भाई ये बातें हमने की थी, इन बातों का आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले ध्यान देना चाहिए। आप रजिस्टर ओपन करें जी। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 7। आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड 6 लेक्चर्स। बेटे 6 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। किसमें? चैप्टर नंबर 11 में, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। इट मीन्स फॉर अ बिजनेस एंटिटी how this economics will be helpful, how demand, how supply, how GDP, how growth, how monetary policy, how fiscal policy, how government intervention, ये सभी बातें किस तरह से इफेक्ट करेंगी, क्योंकि वो उसको इफेक्ट करेंगी और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगी। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको इन सभी बातों को रिलेट करना है और माइंड में सोचना है। तो आइए जी, आइए सर, आइए दोस्त एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एक बात लिखी है जी, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो। आप F9 ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, बस आपको उठने की जरूरत है। आप ढीले पड़ जाते हो, आपके माइंड में आता है कि ये नहीं करना, ये छोड़ दो, ये डिटेल्ड है, आप वहीं पे मारे जाते हो, टाइम भी वेस्ट करते हो और करते भी नहीं ध्यान से। बेटे जब तक आप विद्या का धन ध्यान से अर्जित नहीं करोगे तो बेटे सक्सेस का रेट थोड़ा कम हो जाता है। ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए दोस्त, मैं चल पड़ा दोस्त अपनी राह में। आप सभी स्टूडेंट्स कैप्लॉन पहले तो बाहर निकाल लीजिए। मैं कुछ बातें आज कैप्लॉन से बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर 11 की बातें हम कैप्लॉन से करेंगे, जूस नोट से करेंगे। जूस नोट से तो वो भी बाहर निकाल लीजिए। मैं आज आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्रक्स दे दूंगा, दैट दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन आर डिसीजन मेकिंग। जब हम अपनी डिसीजंस लेंगे कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेदर वी शुड गो ओवर दिस प्रोडक्ट और नॉट, वेदर वी शुड डाइवर्सिफाई और नॉट, वेदर वी शुड गो इन दिस इकोनॉमी और नॉट, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड शट डाउन इन दिस कंट्री इकोनॉमी। इतनी सारी डिसीजंस एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको लेनी होंगी। तो क्या लगता है उस कंट्री के इकोनॉमिक्स, जिस दुनिया में आप जाने वाले हो, क्या उस दुनिया के फीचर्स को पता नहीं होना चाहिए? तो उसका इंपैक्ट क्या क्या होगा मैं वो बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी कैप्लॉन इस समय ओपन कर चुके हैं। मैं चैप्टर नंबर 11 ओपन कर चुका हूं, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। बेटे ये लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमें डिस्कस कुछ कर लिए हैं, कुछ करने हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इस चैप्टर में। लॉजिकली चीजों को रिलेट करना और आपको बातें समझ आ जाएंगी। मैं भूपेश आनंद, आई थिंक मैंने आपको सबसे पहले बताया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंड विद इन दिस इकोनॉमिक्स देयर आर 2 इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी सीन, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम चल पड़े थे मैक्रो में। मैक्रो मीन्स ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट से, और मैक्रो में सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में आपको बताया बट वो यही था दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड वी हैव सीन देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स। 5 ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक्सचेंज रेट को ठीक रखना, इन्फ्लेशन को ठीक रखना, एम्प्लॉयमेंट पूरी देना, ऐसे करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस में रखना, रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना होना। अब उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। जैसे मैंने कहा जी मॉनेटरी पॉलिसी 1, monetary policy is tool number 1 which we have already devoted, lecture number 3, lecture number 4, lecture number 5, lecture number 6 और आज का lecture number 7 भी मैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही रिलेट कर रहा हूं। बेटे मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी, पैसा।
और आपको मालूम ही है कि जब हम पैसे की बात करते हैं तो उस कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उस कंट्री के सेंट्रल बैंक की बातें आती है और मनी सप्लाई की बातें आती है। हमारी इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, हो गए 10 साल आज तो। लेकिन द पॉइंट इज डीमोनेटाइजेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था मैं अभी बताऊंगा। इट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मनी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ मच करेंसीज टू बी प्रिंटेड, करेंसी नोट्स कितने प्रिंट किए गए, गोल्ड रिजर्व्स कितने, उसको देखेंगे। टूल नंबर 2 बेटे अभी मैंने नहीं किया, लेक्चर नंबर 8 में मैं स्टार्ट करूंगा, लेक्चर नंबर 8, 9, 10 2-3 लेक्चर्स दूंगा। फिजिकल पॉलिसी। वैसे फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली हम ये देखेंगे कि एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है और गवर्नमेंट की इनकम क्या है। जैसे गवर्नमेंट की इनकम है टैक्स, तो टैक्स चार्ज करेगी, जीएसटी चार्ज करेंगे, इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, वेल्थ टैक्स चार्ज करेंगे। तो दैट विल कम इन फिजिकल पॉलिसी एंड हाउ इट विल अफेक्ट अ business entity. My main point is I want to find out that whether these decisions will affect the business decisions. And the third is the tool number 3 is what is government intervention and regulation. Government की intervention और regulation की बातें करेंगे। दोस्तों मैं भूपेश आनंद मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में ये पांचों के पांचों टूल्स आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं सीधा आ रहा हूं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में। I have discussed the potentials of discrete conflict also, डायग्राम्स बनाए थे, सारी बातें समझाई थी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहां पर आ गया बेटे मॉनेटरी पॉलिसी की बातें करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, व्हेन आई से मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अपने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी उस कंट्री के मनी की सप्लाई को रिलेट करती है और उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट को रिलेट करती है कि वो मनी कितना है और उस किस रेट में मिल सकता है। दो ही बातें हमने सीखी ना लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 में। तो बेटा वही है वॉल्यूम, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इट मींस दीज आर द 2 फैक्टर्स और ये दोनों चीजें उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। और जैसे मैंने कहा हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो करेगा मनी की कितनी सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा किसी की सप्लाई कर देते हैं तो उसका प्राइस कम हो जाता है, एक्सचेंज रेट कम हो जाते हैं। लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। प्याज ज्यादा आ जाए, आम ज्यादा आ जाए तो उसका प्राइस नीचे आ जाता है। तो हमें बार बार ये चेक करना है कि सप्लाई कितनी होनी चाहिए और वो किस रेट में मिलना चाहिए सबको, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। तो ये दो बातों के ऊपर पूरी मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4, 5 एंड 6। मैं भूपेश आनंद इस समय आपका ध्यान बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल के लिए ऊपर लेके जा रहा हूं। कैप्लॉन, ACCA, F9, BBB में भी यही है। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में दो बातें मैंने कही। एक तो मनी सप्लाई, हम मनी सप्लाई को ऊपर नीचे करके अपनी डिसीजंस में चेंज लेके आ सकते हैं। और दूसरा आई कैन अफेक्ट इंटरेस्ट रेट्स और इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे भी आई कैन अफेक्ट द डिमांड। दोस 5 फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए देयर आर 3 टूल्स: मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन। विद इन मॉनेटरी पॉलिसी वी हैव सब टूल्स वी हैव ऑलरेडी सीन, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, सोचिए लॉजिकली, देखिए यहां पे देखना नहीं है, आप लॉजिकली सोचिए कि अगर किसी कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज कर दें, पैसा ही पैसा कर दें, पैसा ही पैसा सबके पास, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका प्राइस कम आ जाएगा। अच्छा जब प्राइस कम आएगा तो अच्छा डिसीजन मेकिंग के पॉइंट से देखें तो मोर इन्वेस्टमेंट्स विल बी देयर, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स होगी, नए एक्सपेंडिचर्स होंगे क्योंकि मनी की सप्लाई ज्यादा है। बट अगर इसका रिवर्स देखें कि मनी की सप्लाई कम कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, एक्सपेंडिचर भी कम होगा, डिमांड भी कम होगी। लॉजिकली आपने ये पूरा चार्ट समझना है, बस लॉजिकली समझना, को रटना नहीं है कि ये ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे रटना थोड़े बेटे। ACCA की यही तो स्पेशलिटी है, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो मैंने कहा जी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर हम ज्यादा कर दें तो माइंड में सोचना है कि ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, और अगर कम कर दें तो फिर क्या होगा। मेरी बात आप लॉजिकली समझ रहे हैं। अभी हम इंटरेस्ट रेट को टच नहीं कर रहे, ये इंटरेस्ट रेट को टच नहीं कर रहे, खाली इंटरेस्ट जो था वो था है, बट खाली सप्लाई को बढ़ा रहे हैं और सप्लाई को कम कर रहे हैं, सप्लाई को बढ़ा रहे हैं और सप्लाई को कम कर रहे हैं। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन, स्मॉल बिजनेस स्ट्रगल टू रेज फंड्स। अगर मैं कहता हूं मैं अवेलेबिलिटी और सप्लाई को कम कर दूं तो बेटे जो छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे स्मॉल अंडरटेकिंग्स होंगी, स्टार्टअप्स होंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है सर,
कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, ठीक है, मैं अभी जान के नेगेटिव पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए। अगर हम फाइनेंस की कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं, नेगेटिविटी तो ये होगी ना कि मैं फाइनेंस की कॉस्ट इंक्रीज कर देता हूं, मैं आप लॉजिकली बताइए, मैं इस समय ये कह रहा हूं कि आप सभी को मैं नेगेटिव बातें बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हम बढ़ा देते हैं, अच्छा जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएंगे, तो आगे जो इंडिविजुअल को लोन जाएगा वो भी बढ़ जाएगा। इट मींस लोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा कम प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज कॉस्ट इज मोर, स्मॉल अंडरटेकिंग्स को बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ देखिए लिखिए, रिड्यूस सप्लाई पुशेस टू द कॉस्ट ऑफ फंड्स, डिस्करेजेस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नहीं होगी यार, आप लॉजिकली सोचो ना, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो क्या आप ज्यादा पैसे खर्च करने की सोचते भी नहीं हो? हाँ, जब पैसे होते हैं तो आपको लगता है बाइक भी ले लूं, ये भी ले लूं, यहाँ चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, और इट कैन बी इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जितने रिलायंस डिजिटल है, ये जितने क्रोमा है, या ये जो अलग अलग है बेटे, ये क्या करते हैं, ये कस्टमर को फंसाने के लिए फ्री EMI, फ्री इंटरेस्ट रेट दे देते हैं। अब आप ये लॉजिकली बताओ, आपको होम थिएटर लेना तो नहीं था, बट अगर वो क्रोमा वाला या रिलायंस डिजिटल वाला कहता है ये आप ले लो जी, हम आपको EMI विदाउट इंटरेस्ट करते हैं, तो शायद आप ले भी लो बिकॉज इंटरेस्ट रेट नहीं है। बट हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो तो आप नहीं लोगे। लॉजिकली सोचिए, तो आपको ये सारे फैक्टर्स पहले इंडिविजुअल के पॉइंट से सोचने हैं कि क्या इफेक्ट होगा, नेगेटिवली देखना सारा कुछ। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए, उसके बाद थर्ड है लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड। टू डिफिकल्ट टू रेज फंड्स टू स्पेंड, मतलब पैसे ही नहीं होंगे जब, तो फिर जब पैसे ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपकी डिमांड कहां से आएगी? तो बेटे यहीं से रिलेट कर रहा है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। अब आप ये बताओ, अगर आपने मनी सप्लाई कम कर दी, अच्छा लोगों की कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गई, पैसे ही नहीं है, डिमांड भी नहीं है, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? एक्सचेंज रेट में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, उसको हम देख लेंगे। तो बेटे ये बातें हमने सीखनी है। तो मैं यहां पर आ गया जी, इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बस आज के लेक्चर में मुझे यही बताना है कि जो भी मैंने लेक्चर 3, 4, 5, 6 में बताया है, आपके कैप्लॉन में आपके BBB को माइंड में रखते हुए बताया बेटे। आप देखो क्या लिखा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, क्रेडिट। अच्छा, जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा इनको नेगेटिवली लेना है, ठीक है जी। क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस अचीव्ड by banking system or by direct legislation will reduce the availability of loans. लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, जब लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, आपको वर्किंग कैपिटल लोन नहीं मिलेगा, कार लोन नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी लोन नहीं मिलेगा, फैक्ट्री लोन नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इट विल डिफिकल्ट फॉर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस टू रेज फंड्स, क्योंकि मार्केट में जब इतनी स्केर्सिटी है, मान लेते हैं प्याज है ही नहीं और आप प्याज लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप नए प्लेयर हो, ठीक सर। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टॉक ऑफ मनी। अब देखो इसी से रिलेट कर रहा है, हमने पहले असम्पशन ली कि अगर हम अपनी मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर ये होगा। अच्छा, जब मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होगी तो क्या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर किसी चीज की सप्लाई कम कर देते हैं, मैंगो की सप्लाई कम हो गई, एप्पल की सप्लाई कम हो गई, ऑरेंजेस की सप्लाई कम हो गई, तो बताइए प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो यही बात आ रही है, मनी को एक प्रोडक्ट अस्यूम कीजिए बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी को रिलेट कीजिए रियल लाइफ की कंसेप्ट से। तो मैंने कहा एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द मनी और द रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्रेडिट विल रेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। अब उसके बाद क्या क्या होगा वो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको एक रिलेशनशिप समझाने की कोशिश किया, ठीक है जी। अब आप ये बताइए, जब आपको पता चल गया सप्लाई कम है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ गई है, तो लोग पैसे खर्च ही नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड क्रिएट ही नहीं होगी, बिकॉज पैसे भी नहीं और पैसे हैं तो बड़े महंगे मिल रहे हैं। It means if you want to go for home theater is very costly, you have to pay the interest। तो आप क्या सोचोगे, अगली दिवाली में ले लेंगे, उसके अगली दिवाली में ले लेंगे, कोई डॉक्टर ने बोला होम थिएटर होना चाहिए। बट अगर ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो तो शायद आपको नहीं भी लेना हो, आप फिर भी ले लेंगे, ठीक है सर। पीरियड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस, इट मीन्स हम पूरे ये इंपैक्ट्स देख रहे हैं नेगेटिवली कि मनी सप्लाई कम कर दी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया। आई थिंक आप लॉजिकली आप समझ गए हैं, तो उसका इफेक्ट एक्सचेंज रेट में भी आएगा। एक्सचेंज रेट में कैसे आएगा बेटे? आपका जो रुपी है, पहले $1 80 का था, अब $1 90 का आएगा, $1 100 का आएगा। भगवान ना करे ऐसे दिन आए, बट द पॉइंट इज
एक्सचेंज रेट, हमारी डोमेस्टिक करेंसी विल बिकम चीपर, फॉरेन करेंसी विल बिकम कॉस्टलियर, होम करेंसी चीपर हो जाएगी और फॉरेन करेंसी महंगी हो जाएगी, और धीरे धीरे लेवल ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो मैं भूपेश आनंद ये चाहता हूं कि आप ये छोटे से 4-5 पॉइंट्स को पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी अच्छी लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, 5, 6 में बताई है, आज इसको कंक्लूड किया है, बिकॉज आपको बस यही समझना है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बेटे मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म, इम्पैक्ट जो मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर में बताया है, आपको मैं फिर रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो देखना चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल पॉलिसी के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।